इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपनी के शासन की, जो कि 1773 से प्रारंभ होके और जब तक अपना देश आज़ाद नहीं हुआ था तब तक ये कंपनी का ही शासन था, जिसमें 1773 से लेकर 1853 तक कंपनी का जो शासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से चलता रहा और 1858 के बाद इसको क्राउन के अधीन कर लिया गया था। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया, क्या कारण था इन सभी रेगुलेटिंग एक्ट को लाने का और उसका परिणाम क्या हुआ। तो सबसे पहले हम पृष्ठभूमि की चर्चा करेंगे कि क्या पृष्ठभूमि थी, आखिर ये किस प्रकार से ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो व्यापारिक कंपनी से एक राजनीतिक कंपनी के रूप में उभरी। तो अगर हम चर्चा करें तो आप देखेंगे कि 1600 ईस्वी में यानी कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आई, परंतु 1765 में इसका व्यापारिक कंपनी का जो रूप था वो बदल के एक शासकीय निकाय के रूप में हो गया। कारण क्या था? बहुत सारे कारणों में ये प्रसार की नीति थी, ये प्रसार करना चाहते थे। दूसरा कारण क्या था? इन्हें अप्रत्याशित सफलता मिलती गई और ये शासन कैसे करने लगे। तो अगर हम देखेंगे, सबसे पहले जिसके बाद से एक निर्णायक युद्ध की जो भूमिका निभाता है वो है बक्सर का युद्ध। इसके पहले प्लासी का युद्ध हुआ था। दूसरा जो निर्णायक भूमिका है वो बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में क्या हुआ? बक्सर के युद्ध में 22 अक्टूबर 1764 को जो हुआ था, मेजर हेक्टर मुनरो और मुगल की सेना यानी कि वहाँ पे मीर कासिम था, शुजाउद्दौला था, सम्राट शाह आलम द्वितीय था, इन दोनों की इनकी संयुक्त सेनाओं को हार का सामना करना पड़ा। जब ये लोग युद्ध में यहाँ पे हार गए, जब युद्ध का इनका सामना करना पड़ा, इस युद्ध में संयुक्त सेना जब अंग्रेजी कंपनी से लड़ रही थी, जब हार गई तो इसके परिणाम स्वरूप इनको क्या हुआ? संधि करनी पड़ी। इसके परिणाम स्वरूप इन्होंने दो संधि किया। पहला संधि जो थी वो इलाहाबाद की संधि थी, जिसके कुछ प्रमुख बिंदु थे कि कंपनी जो है सम्राट शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो थी उसको प्राप्त हुई। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो दीवाना थी वो कंपनी को प्राप्त हुई, यानी कि कर वसूलने की जो चीज़ें थी, कर जो वसूलना था वो सब किसको प्राप्त हो गया? कंपनी को प्राप्त हो गया। शासन किसका था? ध्यान रखिएगा, शासन जो था वो भी नवाबों का था, सम्राट का था, लेकिन जो कर वसूल रहे थे वो कौन थे? वो कर वसूलने वाले लोग थे कंपनी के। ठीक है। दूसरा जाता, कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के जिले के लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिया। उस समय जो सम्राट था वो शाह आलम द्वितीय था, तो नवाब से कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र लेके उसको सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया और कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख वार्षिक पेंशन देना स्वीकार कर दिया। और यहीं से ही ब्रिटिश शासन की जड़ भारत में जमना शुरू हो गई। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी इनको प्राप्त हो गई, जिसके लिए इन्होंने दो उप दीवान रखे थे, मोहम्मद रजा खां, आप जानते होंगे रजा खां थे, और राजा सिताब राय। दो लोग जो थे इनको इन्होंने रखा था। किस लिए रखा था? कर वसूलने के लिए। तो पहला चीज़ तो हो गया कि दीवानी इनको मिल गई बंगाल, बिहार, उड़ीसा की। और दूसरा चीज़ क्या हुआ? दूसरा चीज़ ये हुआ कि इन्होंने, ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने यहाँ पे कंपनी द्वारा अवध की सुरक्षा, कंपनी द्वारा अवध की सुरक्षा, ठीक है, अवध की सुरक्षा के लिए उन्हीं के खर्च पे सेना रख दी गई, उन्हीं के खर्च पे एक सेना रख दी गई। और तीसरा क्या सबसे बड़ा पॉइंट हुआ? कर मुक्त व्यापार करने की सुविधा प्राप्त हो गई कर्मचारियों को। यहाँ पे कर मुक्त व्यापार की बात हो रही है। कर मुक्त व्यापार होने लगा कहाँ पे? आपका जो है कि अवध में। अब देखिए इसका कारण क्या क्या है, इस चीज़ों से क्या क्या हुआ। ये पृष्ठभूमि की हम बात कर रहे हैं, उससे क्या हुआ? पहला चीज़ तो ये था कि इनको शक्ति जो थी, ठीक है, शोषण होने लगा। क्यों शोषण होने लगा? जैसे मैंने बताया यहाँ पे होने लगा। ये जो कर वसूलने का काम था वो तो था कंपनी का। यहाँ पे कर कौन वसूल रहा है? यहाँ पे कर जो है वो कंपनी वसूल रही है, लेकिन शासन किसका है? शासन जो है वो है अभी सम्राट का या फिर नवाब का। इससे दोहरी नीति हो गई, ठीक है, यानी कि कंपनी जो पैसा लेती थी, जो कर लेती थी, तो उसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं थी, और जिसके पास जिम्मेदारी थी यानी कि सम्राट के पास उसके कोई अधिकार नहीं था। तो हुआ क्या यहाँ पे? हुआ ये कि कंपनी के कर्मचारियों में भ्रष्टाचार व्याप्त होगा। भ्रष्टाचार कैसे व्याप्त हुआ? जैसे कि एक पॉइंट मैंने अभी बताया था आपको कि इनको कर मुक्त, ठीक है, अवध में इनको एक कर मुक्त व्यापार करने की इजाज़त मिल गई।
इजाज़त इनको मिल गई। तो उससे क्या हुआ, उससे ये हो गया कि ये कंपनी जो है वो तो अपना कर्म तो व्यापार करती ही, वहाँ के कर्मचारी भी एक प्रकार का आदेश जो होता था उसको दिखा के कहते थे कि नहीं, हम भी फ्री में व्यापार कर सकते हैं। अत्यधिक राजस्व संग्रह और किसानों का उत्पीड़न होने लगा। अधिक से अधिक राजस्व संग्रह करने लगे कर्मचारी करने लगे और किसानों का उत्पीड़न होने लगा। कंपनी का दिवाला निकल गया। कंपनी का दिवाला कैसे निकल गया? क्योंकि जो व्यापार करते थे और क्या बोलते हैं, जो कर्मचारी थे वो सब रिश्वत लेते थे। रिश्वत लेने के साथ साथ क्या करते थे, अपना व्यापार करते थे और कोई टैक्स नहीं देते थे। टैक्स नहीं देते थे, क्यों टैक्स नहीं देते थे? क्योंकि उनके पास एक अधिकार प्राप्त था जिस पे कहते थे कि हमको टैक्स फ्री व्यापार करने का अधिकार था। तो इन सब कारणों के कारण, जैसे कि भ्रष्टाचार के कारण और राजस्व संग्रह जो हो रहा था उसमें कंपनी का जो दिवाला निकल रहा था, तो भ्रष्टाचार, कंपनी के दिवाले और प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए कंपनी ने ये रेगुलेटिंग एक्ट का निर्माण किया। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब क्या है? रेगुलेट करना, एक प्रकार से उसको व्यवस्थित करना, नियम बनाना, जिससे कंपनी जो है अपने व्यापारिक कार्यों के साथ साथ प्रशासनिक कार्यों को भी कर सके। तो जो सबसे पहला जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था वो आया था 1773 में। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कौन आया था, उसमें क्या क्या हुआ? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जब आया था तो उसमें इसने क्या किया, इसने बंगाल के राज्यपाल यानी कि जो बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल के नाम से जाने जाने लगा। तो क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है कि बंगाल का पहला जो है वो गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल ये है वॉरेन हेस्टिंग्स। इसी को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बोला जाता था। और फिर क्या हुआ, बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी समिति का गठन किया था। इसके पहले सेनापति वॉरेन हेस्टिंग थे। एक 4 सदस्यीय मेंबर्स का गठन किया गया जो किसको हेल्प करते थे? वो हेल्प करते थे वॉरेन हेस्टिंग्स को। और सबसे बड़ा जो कारण था, आप जानते हैं 3 प्रेसिडेंसी बंगाल, मुंबई और मद्रास थी, इनके गवर्नर को गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। यानी कि एक केंद्रीकरण की प्रवृत्ति यहाँ पे प्रारंभ हो गई है। एक केंद्रीकरण की प्रवृत्ति किया जा रहा है कि यानी कि सबको क्या किया गया, इस वॉरेन हेस्टिंग के अंतर्गत डाल दिया गया, यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। दूसरा क्या हुआ? दूसरा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1773 के क्या रेगुलेटिंग एक्ट के बाद एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कलकत्ता में। ये देखिए वहाँ का फोर्ट विलियम जो था उस समय का, यही वहाँ का ये जो था सुप्रीम कोर्ट था उस समय का। और वर्तमान में ये कलकत्ता का हाई कोर्ट है, जो उस समय सुप्रीम कोर्ट था। मुख्य न्याय जो वहाँ पे कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी वो ये है। वर्तमान में ये जो है इस समय कलकत्ता का हाई कोर्ट है। तो इसमें क्या हुआ, एक मुख्य न्यायाधीश को रखा गया और 3 अन्य न्यायाधीश को यहाँ पे रखा गया। इसमें कलकत्ता हाई कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश को रखा गया और इसके साथ ही 3 अन्य न्यायाधीश को वहाँ पे रखा गया। ये इलियास जिम्पे हैं, यही मुख्य न्यायाधीश वहाँ पे थे। तो एक क्वेश्चन आता ही था कि 1774 में जब हमारा ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी तो उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इलियास जिम्पे जो थे वहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे और 3 थे। और इसका महत्वपूर्ण काम क्या था? इसका महत्वपूर्ण काम था कंपनी के कर्मचारियों में निजी व्यापार में लिप्त होने और रिश्वत लेने से रोकना था। कि कंपनी के कर्मचारी, जैसा हम लोगों ने चर्चा किया कि वो रिश्वत लेते थे, तो इस रिश्वत लेने से रोकने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी ये रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। और भारत में राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों पर रिपोर्ट करने के लिए EAIC के निदेशकों के न्यायालय की आवश्यकता थी। और इस अधिनियम का महत्व क्या है? इसका महत्व यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा यह उठाया गया पहला कदम था। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप था, पहला कदम था ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित करने के लिए और विनियमित करने के लिए। कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को पहली बार मान्यता मिली और भारत में एक केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। केंद्रीय प्रशासन की नींव क्यों रखी गई? क्योंकि आपने देखा कि हमने क्या किया, हमने ये कर दिया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसके अधीन हमने मद्रास के गवर्नर को और उसके साथ ही मुंबई के गवर्नर को रख दिया। इसका मतलब एक केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन का प्रारंभ यहाँ से हो जाता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं, अगला एक्ट कौन सा है। अगला एक्ट जो है वो है 1781 का संशोधन अधिनियम। ये संशोधन अधिनियम था। संशोधन अधिनियम क्यों था? इसके कई कारण थे। पहला चीज़ तो ये कि
आपने जब 1774 में आपने ये 1774 में जब यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की, तो आपने ये बताना वहाँ पे भूल गए कि इसके अंतर्गत जो है कौन कौन आएंगे। क्या इसके अंतर्गत ये कंपनी के सभी कर्मचारी आएंगे, या इसके अंतर्गत पूरे भारतवर्ष के लोग आएंगे, या फिर इसके अंतर्गत केवल कलकत्ता के लोग आए। अब इसे होने क्या लगा कि कंपनी के यानी कि कंपनी के जो गवर्नर जो जनरल थे बंगाल के, उनका प्रभाव क्षेत्र और ये सुप्रीम कोर्ट का प्रभाव क्षेत्र, ये दोनों के जो प्रभाव क्षेत्र थे वो टकराने लगे। इनका भी प्रभाव क्षेत्र टकराने लगा और उसके साथ ही वॉरेन हेस्टिंग और अन्य लोगों के बीच टकराव होने लगा, क्योंकि स्पष्ट निर्देश नहीं था कि इसके अंतर्गत कौन कौन से लोग आएंगे और इसकी अधिकारिता क्या है। क्या इसके अंतर्गत केवल कलकत्ता के ही लोग आएंगे, या कि इसके अंदर अधिकारिता केवल कलकत्ता की ही होगी, या पूरे भारत के लोग हैं। तो इसको सुधार करने के लिए 1781 में एक संशोधन अधिनियम लाया गया और उसमें स्पष्ट रूप से ये बता दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र सिर्फ कलकत्ता तक ही सीमित था। इसमें स्पष्ट कर दिया गया कि इसमें जो है कलकत्ता तक ही इसका अधिकार क्षेत्र सीमित था। और दूसरा एक पॉइंट ये था कि किस हिसाब से जो है कि निर्णय लिया जाएगा, अंग्रेजी कानून के हिसाब से लिया जाएगा निर्णय, या फिर लिया जाएगा हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार, या फिर लिया जाएगा आपका मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुसार, किस आधार पे जो है निर्णय लिया जाएगा। तो इसमें ये कहा गया कि हिंदू लोगों के साथ हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार और मुस्लिम लोगों के साथ मुस्लिम रीति रिवाज या नियम कानून जो थे उनके अनुसार जो है आपको क्या करना है, आपको निर्णय देना है। दूसरा क्या था कि इसके अंतर्गत जो टकराव होता था गवर्नर जनरल और कर्मचारियों का, तो अपने पद के दौरान काम करने वाले सिविक अधिकारियों को इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। यानी कि अगर आप कंपनी के कर्मचारी हैं तो आपके इस जो है न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से क्या हो जाएंगे, आप जो है बाहर हो जाएंगे, आप इसकी अधिकारिता में नहीं आएंगे। तो सबसे बड़ा पॉइंट ये हो गया कि अधिकारियों को क्या कर दिया गया, इसके न्याय क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। अब प्रांतीय न्यायालय जो थे वहाँ से अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल में ले जाना था, ना कि सुप्रीम कोर्ट में ले जाना था। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल काउंसिल को नियम, अध्यादेश और विनियम जारी करने का अधिकार था, लेकिन उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में पंजीकृत किया जाना था। अधिनियम का महत्व ये था कि यह भारत में न्यायपालिका के संबंधित क्षेत्र को परिभाषित करने वाला न्याय कार्यपालिका और न्यायपालिका से अलग करने के लिए पहला कदम था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये था कि इसने सबसे पहले जो ये संशोधन जो अधिनियम था उसने न्यायपालिका और कार्यपालिका के क्षेत्रों को अलग कर दिया, परिभाषित कर दिया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर हम आते हैं 1784 के ये पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। पिट्स जो थे वो उस समय तत्कालीन में वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, तो वो अपना एक एक्ट जिसको पिट्स एक्ट के माध्यम से जाना जाता है वो लेकर आए। और इसमें क्या हुआ, इसने ये कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक यानी कि व्यापारिक और पॉलिटिकल जो थे कार्यों को उसको अलग कर दिया गया। आप जानते हैं कि बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स थे, ठीक है, ये कंपनी के व्यापारिक कार्यों को देखते थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो कंपनी के व्यापारिक कामों को देखते थे, परंतु अब एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल निदेशक मंडल की स्थापना की गई, एक निदेशक मंडल की स्थापना की गई जो कि कंपनी के अब क्या राजनीतिक मामलों को देखता था। यहाँ पे निदेशक मंडल की स्थापना की गई जो कंपनी के राजनीतिक मामलों को देखता था। निदेशक मंडल को भारत में ब्रिटिश संपत्ति के नागरिक और सैन्य, सरकार या राजस्व के सभी कार्यों की निगरानी और निर्देशन करने का अधिकार था, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स केवल व्यापारिक मामलों को देखते थे। ये पहली बार कंपनी के कब्जे की ब्रिटिश संपत्ति कहा गया। पहली इस अधिनियम का महत्व क्या है, इस अधिनियम में पहली बार भारत को जो है वो ब्रिटिश संपत्ति कहा गया, ब्रिटिश के कब्जे की संपत्ति कहा गया, और ब्रिटिश सरकार को कंपनी के मामलों और भारत के उसके प्रशासन पर सर्वोच्च नियंत्रण दिया गया था। तो सबसे पहले इसी पिट्स इंडिया एक्ट में कहा गया कि भारत जो है वो कंपनी के अधीन है और उसकी ये ब्रिटिश संपत्ति है। अगला देखते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक, अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ें हैं। पहला, ये नेपोलियन की जो बात की गई है, तो 1798 से 1805 वेल्जेली जो था, वेल्जेली की आप जानते ही होंगे, वेल्जेली ने क्या किया, सहायक वेल्जेली धीरे धीरे अपने
नीतियों के कारण एक से एक कब्जे करते जा रहा था। तो 1798 से 1805, अब ये नेपोलियन का समय इस प्रकार से मान के चलिए, नेपोलियन के युद्धों के कारण इसके दुखों ने व्यापारियों को ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार में एकाधिकार को समाप्त करने के लिए सरकार पर दबाव डालने के लिए प्रेरित किया। एकाधिकार का मतलब ये था कि जब ये 1600 में कंपनी जब बनी थी तो समय समय पर 20-20 वर्षों के लिए किया जाता था। इस कंपनी को केवल अकेले ईस्ट इंडिया कंपनी को ही अधिकार था ईस्ट में, यानी कि अपने तरफ यूरोप से अगर हम देखेंगे तो यूरोप से ईस्ट में अपने इंडिया में व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त था। ठीक है, तो अब नेपोलियन ने वहाँ पे इतना तबाही मचा दिया युद्ध होने के कारण, और अन्य भी व्यापारी थे वो कहते थे कि हमको भी अधिकार मिलना चाहिए। तो अब हुआ क्या, कंपनी के शासन को और 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इसके शासन जो था कंपनी का उसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, और 1813 के चार्टर नियम के तहत लाइसेंस प्रणाली के तहत ब्रिटिश व्यापारियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी गई। मतलब कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया, परंतु चीन और चाय का जो व्यापार था, चीन चाय और अफीम व्यापार कंपनी जो थी, इसका एकाधिकार अभी भी कंपनी के पास था। वैसे किताबों में केवल चीन और चाय के साथ व्यापार दिया गया है, तो चीन और चाय का व्यापार यही मान के हम चलते हैं। चीन और चाय के साथ चाय का जो व्यापार था वो केवल कंपनी के पास था, बाकी एकाधिकार कंपनी का समाप्त हो चुका था। और क्या हुआ, और जो है और इसी के साथ ही ईसाई जो मिशनरीज थे वो भी भारत में आना प्रारंभ हो गए। और ये सबसे महत्वपूर्ण था कि साहित्य को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपए जो है कि आपको वार्षिक अनुदान मिलने लगा। इसका प्रयोग कैसे हो, बाद में उससे बहुत सारी चर्चाएं हुई कि भारतीय शिक्षा पे इसका खर्च किया जाना चाहिए फिर, या फिर अंग्रेजी शिक्षा पे खर्च किया जाना चाहिए। और फिर मैकॉले आया, और मैकॉले ने क्या किया, इस पे अपने विचार दिए, और बाद में अंग्रेजी शिक्षा पे ये सारी चीज़ें पैसे जो है खर्च होने लगे। तो वो बात की बात है। फिलहाल जो है कि कंपनी का 1813 का महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, 1813 का महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि कंपनी का जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया, और उसके साथ ही चीन और चाय के साथ जो व्यापार था वो बचा रहा, और शिक्षा जगत के लिए 1 लाख रुपए इसको दिया जाने लगा। अगला देखते क्या है, अगला है 1833 का चार्टर एक्ट। तो सबसे पहला जो बदलाव इसमें ये था कि इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया, और सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ उसको दे दी। ठीक है, ये अभी तक जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो केवल बंगाल का ही गवर्नर जनरल था, लेकिन अब क्या किया, इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। और लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये विलियम बेंटिक जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन सा हुआ, वॉरेन हेस्टिंग, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ये है लॉर्ड विलियम बेंटिक। दूसरा क्या हुआ, इसने बॉम्बे और मद्रास के राज्यपाल यानी गवर्नर को कानून बनाने से, ये राज्यपाल ये गलत शब्द है, यहाँ पे गवर्नर होगा, ये इसने बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को कानून बनाने से वंचित कर दिया। सभी कानून बनाने की शक्तियाँ भारत के गवर्नर जनरल के पास नहीं थी। इसने क्या किया कि जो कानून बनाने की शक्तियाँ थी मद्रास और बॉम्बे के पास, बॉम्बे प्रेसिडेंसी पे उसको उसने समाप्त कर दिया, और एकाधिकार किसके पास दे दिया, केवल जो है जो बंगाल का जो भारत का जो गवर्नर जनरल था वर्तमान में विलियम बेंटिक था उसको दे दिया। सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली का प्रारंभ किया, जिसका विरोध कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने किया, इसलिए ये प्रारंभ नहीं हो पाया। 1853 में ये प्रारंभ हुआ। पिछले अधिनियमों के तहत बनाए गए कानूनों को नियम कहा जाता था, हालांकि इसे हमारे पास इन अधिनियमों के रूप में जाने लगा। एक भारतीय विधि आयोग की नियुक्ति की गई, जिसका लॉर्ड मैकाले जो था प्रथम अध्यक्ष था। एक विधि आयोग की नियुक्ति गई जिसका प्रथम अध्यक्ष जो था वो लॉर्ड मैकाले था। यही लॉर्ड मैकाले है जिसने अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी थी भारत में। और क्या हुआ, और इस अधिनियम ने बंगाल की प्रेसिडेंसी को आगरा और फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी में विभाजित कर दिया, हालांकि यह कभी लागू नहीं हुआ। ब्रिटिश संसद ने 1833 में ब्रिटेन और उसकी सारी संपत्ति में दासता को समाप्त कर दिया। अधिनियम का महत्व क्या है, प्रशासन का केंद्रीकरण नई ऊंचाई पर पहुंचा, कानूनों का संहिताकरण पहली बार किया गया, और इसने प्रशासन में भारतीयों को शामिल करने की आवश्यकता को स्वीकारा। और 1853 का चार्टर एक्ट देखते हैं क्या होगा। इसने
यह कार्यकारी परिषद के विधायी कार्यों को अलग करने के लिए प्रदान करने के लिए करना पड़ा और इसमें भारतीय केंद्रीय विधान परिषद के लिए 6 नए सदस्यों को जोड़ने का प्रावधान किया गया, जो 1833 में आपका भारतीय सिविल सेवा परीक्षा जो थी जिसका विरोध हुआ था, अब उसे खोल दिया गया 1853 में। भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व बॉम्बे, आगरा, मद्रास और बंगाल को मिला। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एक नया प्रेसिडेंसी प्रांत बना सकता था। इसके साथ ही इस अधिनियम में बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए एक अलग गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान था। इस अधिनियम का महत्व क्या है? इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को बढ़ा दिया, लेकिन इसने शासन के लिए कोई समय सीमा नहीं दिया। इसका मतलब था कि ब्रिटिश संसद चाहे तो ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर सकती है। ठीक। सिविल सेवा पर मैकाले समिति की नियुक्ति 1854 में हुई थी और एक समर्पित नियम प्रणाली संस्था का स्थापना हुआ। तो ये 1853 था। इसके बाद से आप देखेंगे जब 1857 की क्रांति होती है तो 1857 की क्रांति के बाद ये जो 1857 की क्रांति के बाद ये पूरा जो प्रतिनिधि है ये क्राउन के अंतर्गत यानी कि महारानी के अंतर्गत चला जाता है। तो इस वीडियो को अगर आपको चीज़ें समझ में आई हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।